नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात में आपका खैर मकदम है। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान के माहिर अमराज डॉक्टर्स को तलब करते हैं, उन्हें मदऊ करते हैं और उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं और उनके ख्यालात से आपको वाकिफ़ करवाते हैं। और जहाँ तक आज के जो मेहमान का सवाल है, आप अच्छी तरह आपको बताना चाहेंगे कि ये मेहमान कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, बल्कि आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस्म में हड्डियों की क्या अहमियत होती है। उसी तरह की अहमियत होती है जिस तरह अगर आप एक इमारत की तामीर करते हैं तो उसमें जिस तरह स्टील का इस्तेमाल होता है और एक सांचा तैयार किया जाता है, एक ढांचा तैयार किया जाता है, उस ढांचे पर ये सारी इमारत ठहरी होती है या इमारत तामीर होती है, उसी तरह इंसानी जिस्म भी हड्डियों पर ठहरा हुआ है और हड्डियों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो बहरहाल हमारे दीन इस्लाम में भी ये कहा गया है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, यानी हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में डाला। तो हम इस सांचे की बात करते हैं तो फिर हड्डियों का तस्वुर हमारे जहन में आता है। और याद रखिए कि खुद इंसान की खूबसूरती में हड्डियों का अहम किरदार होता है। बहरहाल हम आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि हम आज जिस डॉक्टर को मदऊ किए हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद एजाज़ुद्दीन, MS हैं और DNB हैं, और इसके अलावा DNB आर्थोपेडिक्स, और आपको बता दूं कि MNAMS भी ये हैं और कई फेलोशिप्स भी इन्होंने हासिल की हैं। इनका शुमार न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान के आर्थोपेडिक सर्जन्स में होता है, मशहूर व मारूफ आर्थोपेडिक सर्जन्स में होता है। और आपको ये बताना ज़रूरी है इनके बारे में कि इन्होंने अब तक 8000 से ज़ायद हड्डियों की सर्जरीज़ की हैं, ऑपरेशंस किए हैं, और जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गैर मामूली या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारनामा है। बहरहाल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में, और हम खुशी महसूस करते हैं कि जो हमारे नाज़रीन हैं उनकी ये हमेशा से तमन्ना रही है कि आप ऐसे डॉक्टर्स को बुलाइए जो हड्डियों के जो अमराज होते हैं उसके माहिर हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको मदऊ किया जाए, तो हमने अब स्टूडियो में आपको मदऊ किया है। हम आज गुफ्तगू करेंगे, ये जो मैंने सांचे की बात की है या हड्डियों की बात की है, तो हड्डियों की जो अहमियत है मैं चाहूँगा कि पहले उसको वाज़ेह करें आप। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा बहुत शुक्रिया सियासत टीवी का, जिसने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं अपनी बात मेरे स्पेशलिटी डॉक्टर के प्रोफेशन की तरफ से ऑर्थोपेडिक्स के मुताल्लिक़ मैं अपनी बात आपके नाज़रीन के सामने रखूं। ये मेरा काफ़ी शुक्रिया है। अभी मैं जैसा आपने पूछा है और बड़ी खूब बताया है कि जैसा कि एक इमारत के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है जिसकी कितनी अहमियत होती है, वैसे ही अपने जो इंसानी शरीर होता है उसके अंदर भी ये जो हड्डी होती है उसका उतना ही आपका रोल होता है। जितनी आपकी बॉडी होती है, बोन यानी कि हड्डी, उसका एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि अगर आपके हड्डी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसकी वजह से आपके पूरे, ना ही सिर्फ जिस्म के अंदर बट आपके पूरे फैमिली के अंदर एक तनाव जैसा फैल जाता है। क्योंकि एक ऐसी चीज़ होती है जो ज़ाहिर तौर पे दिखती है और जिसकी वजह से बहुत सारे आपको मसले मसाइल सामने आते हैं। ना सिर्फ वो आपको एक माने में दर्द की शक्ल में, बट चूँकि आप बराबर अपने काम या फिर अपनी ज़िंदगी में आप जैसा रहन सहन रखते हैं, वो ये ऑर्थोपेडिक यानी कि हड्डियों के मरीज़ काफ़ी तकलीफ़ महसूस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रोज़ाना ज़िंदगी ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके पूरी फैमिली, उनके अहल की फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। जी हाँ, जी। अभी अपने माशरे में बहुत सारे ऑर्थोपेडिक मसले मसाइल हैं। एक माने में अगर ऐसा बोल सकते हैं तो हर घर में एक ऐसा है कि हर किसी को कुछ ना कुछ हड्डी के रिलेटेड प्रॉब्लम निकल के आता है। तो आज मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सियासत टीवी का, जिसने मुझे ये शो पे बुलाया और ताकि मैं अपनी बात रख सकूँ आज। जी जी नाज़रीन, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर मोहम्मद एजाज़ुद्दीन जो हैं वो किम्स में
कंसल्टेंट हैं, आर्थोपेडिक सर्जरी के आर्थोपेडिक सर्जन हैं, कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन ही है। और इनकी खूबी ये है कि अल्लाह ताला ने इनके हाथ में शिफा दी है और कई ऐसे पेचीदा केसेस यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो केसेस होते हैं वो इनके पास आते हैं, मरीज़ आते हैं और अल्लाह ताला इनके हाथों में इतनी शिफा रखी है कि वो रुबे सेहत होकर वापस खुशी खुशी जाते हैं। वैसे भी नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह एक हड्डियों के जो मसाइल होते हैं बहुत ही ख़तरनाक मसाइल होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि आजकल इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अक्सर लोग इस बात की शिकायत करते नजर आते हैं कि हमारे जोड़ दर्द दे रहे हैं, हमारे घुटनों को डॉक्टर्स कहते हैं कि बदलने का मशवरा दे रहे हैं, यानी कि नी रिप्लेसमेंट का मशवरा दे रहे हैं और उन्हें पता नहीं कि आखिर नी रिप्लेसमेंट क्या होती है। तो हम ये सवाल करते हैं क्योंकि अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि नी रिप्लेसमेंट क्या होती है। जी डॉक्टर साहब। जी, आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया है कि ये नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, या जो भी जॉइंट रिप्लेसमेंट जो बोलते हैं आजकल बहुत आम हो गया है पब्लिक के अंदर। एक जनरल क्वेश्चन है कि नी रिप्लेसमेंट सही है, क्या ये कराना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपना जो शरीर है उसके अंदर वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलात आती हैं। जैसा बाल सफ़ेद होते हैं उसी तरीक़े से जोड़ के अंदर 3 अलग चीज़ होती हैं। एक होती है चिकनाई जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, दूसरा होते हैं लुकाने जो इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट, अच्छा हाँ, और तीसरा बोलते हैं आपका मेनिस्कस यानी कि कुशन। तो ये 3 चीज़ जब बराबर रहती हैं, अपना जो जोड़ है या वो अपना घुटना हो सकता है या अपना हिप जॉइंट जो ढोकर के अंदर का जॉइंट बोलते हैं वो हो सकता है, या फिर आपके मोंढे का जॉइंट हो सकता है जिसको शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। इसके अंदर वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलात आते हैं। ये तब्दीलात अगर सही टाइम पे आप पहचान लिए, आपके डॉक्टर को बता लिए और उसका इलाज ले लिए। हर बार हर चीज़ का इलाज सर्जरी नहीं है। कई सारे बार मैं तो ये बोल सकता हूँ कि 90% जो प्रॉब्लम्स होते हैं जोड़ों के वो सही टाइम पे बताने से, आप गोलियों से, सही फिजियोथेरेपी और प्रॉपर प्रिकॉशंस यानी कि एहतियात करने से आप लॉन्ग टर्म यानी कि आगे चल के अपने ज़िंदगी में और बड़े प्रॉब्लम से आप बच जा सकते हैं। 90% टाइम आप इससे बच जा सकते हैं। बट अगर आपके बॉडी में कोई जोड़ अगर 1 महीने से ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे रहा है, यानी कि ऐसी कोई अगर सपोज़ आपको कुछ मार लगा है घुटने का, मगर एक महीने से ज़्यादा आपको वो दर्द कम नहीं हो रहा, दवाई लेने पर भी अगर वो कम नहीं हो रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि ये कुछ बड़ा है। जी। तो उसके वास्ते आप पहले जाके डॉक्टर को बता लीजिए। वो शायद आपको कुछ एक्सरे कराने के लिए बोलेंगे या फिर शायद कुछ गोलियां देंगे। मोस्टली उससे 90% टाइम उसी से कम हो जाना चाहिए। मगर अपने पास ये है कि जो भी तकलीफ़ रहती है अपने पास, ख़ासकर लेडीज़ के अंदर एक ऐसा बन गया है कि बर्दाश्त कर लेंगे, तो वो तकलीफ़ को लेके वो वैसे ही चलते जाते, सालों साल दर्द की गोली ले लिए, किसी को बताया नहीं, वैसी दर्द की गोली खाते जाते, चलाते जाते। इससे कई सारे नुकसानात हैं। अगर सही वक्त पे बता लिए तो उसका इलाज बग़ैर सर्जरी से हो सकता है। आपने बहुत ही प्यारी बात कही है कि जो पेन किलर इस्तेमाल किए जाते हैं वो सेहत के लिए बहुत मुज़ीर होते हैं, यानी बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या आप मशवरा देंगे ऐसे लोगों को जो इंतहाई सीवियर जो पेन होता है, वो शदीद दर्द होता है, उसके बावजूद वो बार बार किलर यानी पेन किलर लेते हैं और कुछ उनको फ़ायदा भी होता है? देखिए, पेन किलर्स एक ऐसी चीज़ है, एक दवाई ऐसी है जिसके लेने से आपका दर्द कम हो जाता है। ये आमतौर पे जैसा एलोपैथी बोलते हैं उसके अंदर हम पेन किलर्स बोलते हैं। दूसरे भी हमारे शोबे जो हैं वो दवाई देते हैं जिससे दर्द कम हो जाता है, तो वो भी पेन किलर के अंदर ही शुमार होता है। तो ऐसा कई सारे लोग हैं जो जाने अनजाने में पेन किलर्स का सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनको पता नहीं है पेन किलर्स इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो अपने बॉडी के अंदर अगर कोई आज़ा ऐसा है जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, कोई जोड़, कोई हड्डी ऐसी है जो दर्द दे रही है, जिसके लिए आपको अगर हफ्ता 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको दर्द की गोली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, तो आप ये समझ जाइए कि आपका प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है। तो उसके वास्ते प्रॉपर
आप पहले डायग्नोसिस पे आना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ही आप उसका सही इलाज देना चाहिए। जी 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 हाँ। बहरहाल नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने जिस अंदाज़ में बताया कि जो पेन किलर्स होते हैं वो भी बहुत मुश्किल, यानी इंसान के लिए बहुत नुकसानदा होते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो वाइटल आर्गन्स होते हैं, आज़ाए रईसा जो होते हैं, उससे मुतासिर हो सकते हैं। तो वो जो है आप डॉक्टर से मुलाकात करें, डॉक्टर से मुशावरत करें और उनको बताएं कि हमारे इस जोड़ में दर्द है या इस जोड़ में कुछ परेशानी है या कुछ प्रॉब्लम है। तो बहरहाल जो डायग्नोसिस होती है या तशख़ीस होती है उसके बाद हो सकता है कि आपको राहत मिले। तो बहरहाल डॉक्टर साहब के बारे में आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि उन्होंने 8000 से ज़्यादा अब तक ऑपरेशंस किए हैं, और उसमें से 1000 ऑपरेशंस ऐसे हैं यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट के यानी ऑपरेशंस है, और ख़ास तौर पर आप महारत रखते हैं की होल सर्जरी में। तो डॉक्टर साहब, ये जो जॉइंट यानी रिप्लेसमेंट होते हैं या नी रिप्लेसमेंट होते हैं, तो उसमें ये की होल सर्जरी भी होती है? जी नहीं, की होल सर्जरी एक अलग किस्म की सर्जरी होती है जो दूरबीन यानी कि आर्थ्रोस्कोप से होती है। ये जोड़ों के तकलीफ के लिए आर्थ्रोस्कोप से की जाती है। और जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है ये ओपन सर्जरी होती है, यानी कि आपको थोड़े टाकों में से ओपन करके करने की ज़रूरत पड़ती है। की होल सर्जरी ख़ास सेलेक्टेड थोड़े पेशेंट्स को ही ज़रूरत होती है। बट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक माने में एक किसी का जोड़ है जो अंदर से पूरा डैमेज हो गया है और वो आगे चल के उनको सिर्फ तकलीफ ही देने वाला है, तो वैसे लोगों को जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सूटेबल होता है। बट कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अर्ली फेज के अंदर उनको अंदर से ये डिटेक्ट हो जाता है कि इनको ये प्रॉब्लम है छोटा सा, जैसा कि अगर किसी का लिगामेंट टेयर हुआ है या किसी का मेनिस्कल इंजुरी हुआ है या फिर कार्टिलेज इंजुरी हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए की होल सर्जरी ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि की होल सर्जरी अगर आप टाइम पे करा लेते हैं तो आपका जो जॉइंट है, जो आपका घुटना है या शोल्डर है या हिप जॉइंट है, उससे आगे चल के आप और काम ले सकते हैं। जैसा कि नॉर्मल एक घुटना 60 से 70 साल उसकी लाइफ होती है। अच्छा, ठीक है। कभी कभार ये होता है कि 30-35 साल की उम्र में आपको कोई कार एक्सीडेंट हो सकता है या आपका घुटना मुड़ने की वजह से आपका लिगामेंट फट जा सकता है। तो वो घुटने का जो लाइफ होता है 60-70 साल का, वो 30-35 साल के अंदर ख़राब हो जाता है क्योंकि अंदर से उसको डैमेज हो जाता है। तो ये की होल सर्जरी से हम उसको एक माने में जैसा बना देते हैं जैसा वो मार लगने से पहले हो गया था। अगर वो टाइम पे, सही टाइम पे अगर आप की होल सर्जरी करा लेते हैं तो फ्यूचर में आपको घुटना सलामत रहता है और आप फ्यूचर में क्या है, ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं उससे आप बच जा सकते हैं। एक सवाल ये पैदा होता है, अक्सर लोग यही पूछते हैं कि भाई हमारे जो नी रिप्लेसमेंट है यानी घुटने की जो तब्दीली है, तो उसमें क्या क्या आ जाता है? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। ये जो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, इसके अंदर क्या करते हैं, इसके थोड़े इंडिकेशंस होते हैं। प्रॉपर सेलेक्टेड यानी कि सही पेशेंट के लिए अगर चूज़ करके जिसको ज़रूरत है उसके लिए अगर सही सर्जरी करते हैं तो उससे वो पेशेंट को फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो एक माने में बग़ैर दर्द के इंडिपेंडेंट अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसको चलने फिरने में तकलीफ़ है, घुटना अंदर से डैमेज हो गया है, जो हम हमारे टर्म्स में आर्थराइटिस बोल के बोलते हैं, अगर वो हो गया है तो जो गोलियों से और दवाइयों से, इंजेक्शन से, फिजियोथेरेपी से अगर उनको निजात नहीं मिल रही है तो वैसे पेशेंट्स के लिए ये सर्जरी बेहतर है। ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम लोग जो अंदर की जो चिकनाई है, जैसा मैं अभी से पहले आपको बता रहा था, जब कार्टिलेज होता है उसको जो ख़राब हो गई है, ये चिकनाई की एक परत होती है हड्डी के ऊपर, लेयर होती है, वो सिर्फ 8 से 9 mm की होती है। तो हम उसको मेजर करके सिर्फ 8 से 9 mm जितना रिक्वायर्ड होता है, जितना आपकी परत ख़राब हुई है उतनी परत हम निकाल देते हैं और उसको एक माने में निकाल के बदल देते हैं। आजकल एक तरीके से जैसा मेटल कैप होता है वो बिठा देते हैं ताकि अंदर से जो आपका जोड़ ख़राब हो गया है उसकी बजाय एक नया जोड़ हम लगा के देते हैं। तो उससे पेशेंट को पहली चीज़ दर्द नहीं होता है, जो आपका जोड़ का जैसा एनाटॉमी बोलते हैं, यानी कि जैसा उसके अंदर मूवमेंट होना चाहिए वो
देते हैं तो पेशेंट दूसरे ही दिन से वो घुटने के ऊपर वज़न डाल के चल सकते हैं और घुटना मोड़ सकते हैं। ठीक है, जी, जी। इससे क्या होता है, एक माने में एक गलत फहमी ये है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर पूरा घुटना बदल देते हैं। जी, जी, जी। ऐसा नहीं होता, सिर्फ जो आपके हड्डी के अंदर ख़राब हुआ है परत चिकनाई का, जो सिर्फ 8 से 9 mm है, सिर्फ वो निकालते हैं। वो निकाले बाद उसको मेटल का एक कैप लगाते हैं, एक माने में अब बोले खटोरी के जैसा एक कैप होता है, वो आपको बिठा देते हैं। तो इससे आप बगैर दर्द के दूसरे दिन से चल सकते हैं। बहुत प्यारी बात आपने कही है और मैं समझता हूँ कि जो ये इन्फॉर्मेशन है ये आम मरीजों से लेकर दूसरे जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि अक्सर यही सुना जाता है कि हमारा घुटना बदल दिया जा रहा है और इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन घुटना नहीं बदला जाता। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा है कि जो चिकनाई की परत होती है या लेयर होती है उसे बदला जाता है, उसके बाद मरीज़ बआसानी चलना शुरू करता है। लेकिन डॉक्टर साहब अक्सर ये देखा गया है कि जो ज़ईफ़ लोग होते हैं, यानी आपने कहा कि जो इसकी लाइफ स्पैन है, यानी दौरान ज़िंदगी जो है वो 70 साल इस तरह रहती है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो ज़ईफ़ लोग होते हैं 70 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र होती है, तो क्या उनकी भी ये नी रिप्लेसमेंट की जा सकती है? देखिए, अगर सही उनका प्रॉब्लम है, जैसा कि हमारे मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं कि क्राइटेरिया अगर वो मैच करते हैं, यानी कि उनको वो घुटनों का प्रॉब्लम है, जैसा कि बोलते हैं स्टेज 4 आर्थराइटिस, वो है जो दवाई से और दूसरे कोई ट्रीटमेंट से कम नहीं हो रही हैं, तो उनके लिए बेहतर इलाज ट्रीटमेंट है। कई सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं क्या ये सर्जरी कराना ज़रूरी है, मेरी उम्र 70 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है। मेरे जो सबसे ज़्यादा उम्र वाले पेशेंट थे वो 95 ईयर्स के थे। अच्छा, आपके पास बात है। जी। तो उम्र, एज से सर्जरी का रिलेशन नहीं है। हमारे लिए सर्जरी का इंडिकेशन होता है, क्या ये पेशेंट सर्जरी का ज़रूरतमंद है। जी जी। तो वैसे ही पेशेंट को सर्जरी ऑफ़र करना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर भी सही अगर पेशेंट का सिलेक्शन होता है सर्जरी के लिए और सर्जरी के अंदर सही टेक्निक फॉलो करते हैं, स्टेरिलिटी अच्छा मेंटेन करते हैं और सर्जरी के बाद से अच्छा फॉलोअप करते हैं उसका, तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जी। और जो पेशेंट के अंदर एक तरीके से ये डर बना हुआ रहता है कि रिस्क है, मेरी उम्र इतनी है, मेरे को शुगर है, बीपी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, न्यूरो का प्रॉब्लम है, तो कोई भी सर्जरी हम लोग ऐसी नहीं बोल सकते। हर पेशेंट का पहले एक तरीके से जांच होती है, यानी हिस्ट्री देखते हैं उसमें। पहले हिस्ट्री होती है, फिर पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उसके बाद पेशेंट को एक माने में फिटनेस, यानी कि हम लोग थोड़े ब्लड टेस्ट होते हैं, थोड़े दिल के टेस्ट होते हैं और उसके साथ साथ 2-3 और अलग किस्म के डॉक्टर्स को बताने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि उसमें से ज़्यादातर होता है कि कार्डियोलॉजिस्ट और बेहोशी के डॉक्टर जो होते हैं एनेस्थीसिया के, उनको बताने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जब हमको उनकी तरफ से क्लियरेंस मिलता है कि हाँ ये पेशेंट को हम सर्जरी के लिए ले सकते हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम निकल के आता है ये सब में, तो अगर वो प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम का कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको क्या हम बेहतर कर सकते हैं, तो उस हिसाब से सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद कुछ ख़ास दवाई होती है, थोड़े हमारे अमल होते हैं जो करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके करने से पेशेंट को एक माने में बेहतर हम रिज़ल्ट दे सकते हैं। एक सवाल ये भी पैदा होता है, जैसे कि ठीक है हमने बात की है नी रिप्लेसमेंट की, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है ख़ासतौर पर जो ज़ईफ़ लोग होते हैं उनमें ये देखा जाता है कि जो हिप्स रिप्लेसमेंट है वो भी किया जाता है, तो वो भी पेचीदा ऑपरेशन होता है उसका? जी हाँ, आजकल कॉमन नॉलेज यानी कि ज़्यादा मशहूर नी रिप्लेसमेंट है, ये एक माने में एक इट इज़ अ लग्जरी, यानी कि एक ऐसी सर्जरी है जिसको तकलीफ़ है, वो चलने फिरने में है जिसको वो कराते हैं। मगर हिप रिप्लेसमेंट इट इज़ अ सर्जरी ऑफ नेसेसिटी। नी रिप्लेसमेंट के बगैर भी आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं तकलीफ़ के साथ, दर्द के साथ, मगर जिसको हिप का यानी कि हिप जॉइंट का जो प्रॉब्लम होता है
वो ऐसा हो जाता है बिल्कुल है कि जो बिल्कुल चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, हद तक के रात में बराबर नींद भी नहीं ले सकता, क्योंकि उनकी तकलीफ ऐसी होती है जो उनको नींद लेने भी नहीं देती। तो हिप जॉइंट इज द मोर कॉम्प्लेक्स जॉइंट एंड इट गिव्स मोर रिलीफ टू द पेशेंट। जो नी जॉइंट के पेशेंट होते हैं वो फिर भी लकड़ी के सहारे, वॉकर के सहारे कुछ ना कुछ करके अपना सफ़र या जो भी जिंदगी है वो गुजार सकते हैं। मगर जो हिप का प्रॉब्लम होता है वो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल बेड बाउंड हो जाते हैं, यानी कि उनको बिल्कुल चलने फिरने नहीं आता। जी जी। और एक सवाल ये भी है, आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो स्पाइन सर्जरी की बात भी करेंगे हम, लेकिन उससे पहले ये बात करेंगे कि अक्सर ये देखा जाता है कि लोग जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे चलिए अब किम्स ही ले लीजिए, तो लोगों के जहन में ये बात बैठी हुई है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो हम हमारे साथ जो चार्जेस लिए जाएंगे वो बहुत ज़्यादा खर्च होगा, यानी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इस सिलसिले में ये बात देखने में आई है कि बाद जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मरीज़ों के लिए सहूलत है कि मुख्तलिफ जो पैकेजेस होते हैं उसके ज़रिए भी उनका इलाज होता है। जी हाँ, जी जी जी। जो आपने ये बताया है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के बारे में, खुसूसी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपने बता रहा है, ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है आपने उठाया है। एक माने में जो सर्विसेज जो आपको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मुयस्सर है वो आमतर हॉस्पिटल्स में आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको एक बड़े हॉस्पिटल में, जैसा कि अब कॉमन नॉलेज है, हर कोई ये सोचता है कि अगर सपोज़ हम बड़े हॉस्पिटल जाएंगे, हमने तकलीफ़ के साथ जो चार्जेस होते हैं वो हम बेयर नहीं कर सकते, या अपने माशी हालत के हिसाब से ये अपने रेंज के बाहर है। तो ये जो आम चर्चा है, तो ये एक माने में सही है, ठीक है। मगर आपको ये सोचना चाहिए कि आपको ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में फैसिलिटी क्या मिल रही है, ठीक है। आपको 24/7 हर किस्म के जो डॉक्टर होते हैं, जैसा कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, आपके कार्डियोलॉजिस्ट है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है और अनस्थीसिया के डॉक्टर है, ये एक दो नहीं, पूरी टीम आपके पास तकरीबन 10 से 15 डॉक्टर आपको अवेलेबल हैं। तो वो जो आपको केयर प्रोवाइड करते हैं, वो जो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो जो केयर होता है वो एक्सेप्शनल होता है, वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं। तो उसके अंदर आपको जो ट्रीटमेंट मिलता है उसके अंदर आपका कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपको इलाज वहाँ पे कराने से आपको एक माने में पुख्ता और 100% अच्छा इलाज मिलता है। लेकिन जो खर्च है, खर्च की बात जो है, जी हाँ, मैं मानता हूँ कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में अखराजात आपको दूसरे हॉस्पिटल से ज़्यादा होते हैं, मगर जो सर्विसेज है, जो आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, वो आपको कई गुना ज़्यादा होता है। एक हॉस्पिटल में जहाँ पर आपको 24/7 यानी कि 24 घंटा जो केयर मिलती है, और वो भी जो टीम केयर मिलती है, वो आपके लिए बेहतरीन होती है, जिसका मैच आपको मामूली हॉस्पिटल में कम ही मिलेगा। और रही बात अखराजात की, अब सर्जरी एक ऐसी चीज़ है कि अगर पेशेंट को अगर कुछ मर्ज़ है, सही टाइम पे सही सर्जरी होने से उनकी ज़िंदगी संवर जाती है। मगर अगर सपोज़ वही सर्जरी उनका सही नहीं जाती है किसी रीज़न की वजह से, तो उससे उनकी ज़िंदगी बिगड़ भी जा सकती है। अब ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, क्योंकि एक माने में अगर सपोज़ किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो ज़ाहिर बात है कि एक ही आदमी उसका पूरा 100% इलाज नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतने सारे इक्विपमेंट आ गए हैं, जैसे कि CT स्कैन है, MRI है, PET स्कैन है, 3D आपको सियाम मशीन है, जो ऑपरेशन के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए कि हमारी सर्जरी बराबर होती है नहीं है। रोबोटिक सर्जरी है जो आजकल नई आ रही है। तो ये सब चीज़ आपको एक माने में एक तरीक़े से बोल सकते हैं कि सही आपको
कॉरपोरेट हॉस्पिटल में मुयस्सर है, जी, बट उसके चार्जेस ऐसे हैं कि वो अपने सर्विस यानी कि पेशेंट के लिए जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके चार्जेस ले रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये ज़्यादा है, बट मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जो आजकल मुयस्सर हैं, जैसे कि बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स है जो गवर्नमेंट की जी, तरफ जी। से है, जो आजकल कई सारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, जिसकी वजह से आप एक माने में कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जो ट्रीटमेंट है वो एक माने में फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट आप जेब से ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लगाने के बगैर आप ये मुयस्सर कर सकते हैं, मगर आप पहले वो स्कीम्स के साथ जुड़े होना चाहिए। तो एक माने में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या कोई प्राइवेट एम्प्लॉई है जिसको ये स्कीम्स मुयस्सर हैं, तो उसका इस्तेमाल करने का वो पूरा हक़ रखते हैं, और इनको इसके बारे में नॉलेज यानी कि अवेयरनेस होना चाहिए कि हमको ये स्कीम, ये फैसिलिटी का हमको हक़ है। तो अगर आप बराबर इसका इस्तेफ़ादा उठाते हैं तो आपको एक माने में लाखों की सर्जरी बग़ैर आप कुछ